Hello, students. Welcome to the class. My name is Tia Soni, and I will be teaching you social pharmacy. So, हम लोग पेस्टिसाइड का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है? ये हमारा सोशल फार्मेसी का नेक्स्ट टॉपिक है, राइट? तो हम लोग पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ चुके थे, हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे। फिर हम यूज पढ़ते हैं पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड आखिर हम यूज क्यों करते हैं? क्या रीजन है पेस्टिसाइड को यूज करने का? बेसिकली जो मेन एडवांटेज है ऑफ पेस्टिसाइड इज दैट दे कैन सेव फार्मर बाय प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट। देखो, फार्मर ने ये फॉर एग्जांपल ये कोई क्रॉप है, फार्मर ने पेस्टिसाइड डाला, तो जो क्रॉप को इंसेक्ट या कोई भी पेस्ट खा रहा था, है ना, फॉर एग्जांपल कोई रोडेंट खा रहा है या कुछ भी, आप देखते हो कि जो कभी कभी लीव्स में आपको छेद दिखते हैं, राइट? तो वो क्या है? वो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो हमारे प्लांट्स को खा जाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स यूज करने से ये जो बेसिकली पेस्ट है, इससे हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और प्राइमरी बेनिफिट्स क्या है? दे कंट्रोल द पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेस वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई फंगस है ना, जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करती है और वो प्लांट पे लग गई, और यही चीज क्या हुआ, ये किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर ली, तो उसको भी ये फंगस से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, राइट? तो बेसिकली जो प्लांट बोर्न डिजीज है, जो प्लांट से होने वाली डिजीज है, उसको कंट्रोल करना, पेस्ट को कंट्रोल करना, है ना, ये वर्क है किसका? पेस्टिसाइड का। दे कंट्रोल ह्यूमन लाइफ स्टॉक डिजीजेस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो प्लांट वगैरह खाते हैं, है ना, तो हम लोग तो तब भी वेजिटेबल्स वगैरह को लेकर क्लीन करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो ऐसा नहीं करते। तो अगर हमारे जो प्लांट्स है, जो एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, है ना, किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन है, तो उससे क्या होगा? उससे जो हमारे लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया, है ना, उनको इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, वो क्या करते हैं? वो ह्यूमन को, लाइफ स्टॉक की जो लाइफ है ना, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। They control organism that may harm other human activities and structure। जो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसानों को हार्म कर सकते हैं, उनको डिजीज कॉज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, है ना, उनको उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? समझ में आया? देन पेस्टिसाइड्स के नेगेटिव इफेक्ट क्या है? किसी किसी मामलों में तो ये अच्छा है कि डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है। क्या? द टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड्स आर पर्पसली released in an environment. Each pesticide is intended to kill a pest. Still, a large number of pesticides do not reach their target. Eventually, they enter air, water. देखो, पेस्टिसाइड से भी क्या होता है बच्चों? पॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कोई क्रॉप है, कोई फील्ड है, यहाँ पे क्रॉप लगे हुए हैं, है ना, ये हमारी सॉइल है और ये नीचे ऊपर क्रॉप है। क्या हुआ कि किसी फार्मर ने यहाँ पे पेस्टिसाइड स्प्रे किया, है ना, देन वाटरिंग करी, तो वाटर के थ्रू क्या होगा? ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये हमारी जो वाटर टेबल होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होती है, जहाँ पानी होता है, जब हम बेसिकली जब हम निकालते हैं पानी, हम अंडरग्राउंड वाटर ही तो यूज कर रहे हैं। जैसे हमारी जो घर में समर होती हैं या हैंड पंप्स होते हैं, वेल होती हैं, वो सब वाटर सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर का। तो जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो क्या होता है? वो कंटामिनेट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, बिकॉज क्योंकि पेस्टिसाइड में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये हमें नुकसान करते हैं, ठीक है? समझ में आया? तो एयर को, वाटर को और सेडिमेंट्स को, फूड्स को, सब खराब करते हैं। और बेसिकली अगर हमने, अब आपसे क्यों कहा जाता है कि आप कोई भी बाहर से कोई फ्रूट या वेजिटेबल आए, तो आप उसको धो के खाना चाहिए, क्योंकि ये जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं, इनकी सरफेस पे भी लगा होता है ना, पेस्टिसाइड। अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें, इसको 100% साफ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको गर्म पानी में डालना, बेकिंग सोडा में डालना, उससे हम इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियरली समझ में आ गया? एक एक आपको जब आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे, एक बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा।
है ना? तो बायोमैग्निफिकेशन यही है कि जैसे कोई भी आपकी चेन होती है, फूड चेन, कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो उसमें जो ये हमारा पेस्टिसाइड का लेवल होता है, ये भी ट्रांसफर होता है। समझ में आया कि पेस्टिसाइड जो भी खाए, पेस्टिसाइड फॉर एग्जांपल, अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, है ना, मानो उन्होंने कोई एनिमल खाया, गोट खाई मानो, है ना, और गोट ने कोई ऐसा प्लांट या वेजिट प्लांट खाया है जिसमें पेस्टिसाइड लगा हुआ है, तो इवेंचुअली वो पेस्टिसाइड किस में आ जाएगा, वो पेस्टिसाइड ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, राइट, जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है। बीच में आपने देखा होगा कि लोगों को पोर्क खाने से बीमारी हो रही थी, जो वो पिग का मीट खाते हैं, उससे बीमारी हो रही थी, कह रहे थे स्वाइन फ्लू हो रहा है। बेसिकली वो क्या है, बेसिकली वो बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू ही है। और बेसिकली जो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बायोमैग्निफिकेशन का, जैसे कि इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री से कोई केमिकल आया या कोई पेस्टिसाइड है, वो क्या हुआ, वो वाटर टेबल में गया या वाटर में गया, मानो ये रिवर में आ गया पानी के थ्रू, यहाँ से ये लीक हुआ, जैसे मरकरी है, मरकरी आ गया मानो, ठीक है। देन रिवर में छोटी मछलियों ने उन्हें खाया, देन उसके बाद थोड़ी सी जो हल्की बड़ी होती है, जैसे ऑयस्टर सालमन मछली ने उन्हें खा लिया, देन उसके बाद बड़ी जो मछली होती है ट्रॉट ने खा लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्हें शार्क ने खा लिया। तो यहां से ये जो है मरकरी का कंसंट्रेशन, ये बेसिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ में आया, टाइम के साथ साथ ये शार्क तक आते आते जो हमारा लेवल है कंटामिनेंट्स का, पल्यूटेंट्स का, वो बढ़ता जाता है। क्लियर, और ये ऐसे ये ह्यूमन के साथ भी होता है, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल देती हूँ विद वैल्यूज आपको। फॉर एग्जाम्पल वाटर है ना, वाटर है, मानो उसमें 0.0000003 ppm पल्यूटेंट था, है ना, जो भी हमारा बाई बेसिकली जो भी हमारा ये पेस्टिसाइड है, मानो इतना था पानी में। फिर पानी में जो स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम जू प्लैंटॉन्स बोलते हैं, प्लैंटॉन्स, उन्होंने ये खा लिया, ठीक है, उनके अंदर इसका अमाउंट कितना हो गया, 0.04। देन स्मॉल फिशेस ने उसे खा लिया, उनमें कितना हो गया, 0.5 ppm, राइट। देन स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खा लिया, उनमें कितना अमाउंट होगा, 2 ppm। और मानो ये लार्ज फिश को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया, या कोई फिश ईटिंग बर्ड ने खा लिया, फिश ईटिंग बर्ड ने खा लिया, इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 ppm। तो आप देख सकते हो बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, है ना, जब कंटामिनेंट्स की क्वांटिटी ऑर्गेनिज्म में बढ़ती जाती है विद टाइम, है ना, वो फूड चेन में बढ़ती जाती है, उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार डेफिनेशन, जिससे आप नोट कर सको, कभी आपके में बायोमैग्निफिकेशन आया तो आपको पता होना चाहिए कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। सो बायोमैग्निफिकेशन इज द इज process by which by which toxic substance लाइक, ये एन है, लाइक नोट कर लो, ठीक है, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स को भी इंक्लूड करते हैं, और हैवी मेटल, कोई हैवी मेटल है, मर्करी हुआ जैसे, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन as they move up through a food chain। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती जाती है ऊपर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पानी में था, पानी से जू प्लैंटन में आया, जू प्लैंटन से स्मॉल फिश से लार्ज फिश, और देन उसको फ्लैश ईटिंग
बर्ड ने खा लिया, फिश ईटिंग ब्लड ने, वो बर्ड ने खा लिया। तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। द प्रोसेस बाय विच टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ, या हैवी मेटल का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ जब वो फूड चेन में अप होता है तो वो बढ़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। क्या इसका नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ? अब ये ही हमारा बेसिकली पेस्टिसाइड का एक डिसएडवांटेज है कि ये ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक है, बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है बेसिकली। और दूसरा, ये पॉल्यूटेंट की तरह भी वर्क करता है ना? पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करता है, मतलब पॉल्यूशन कॉज करता है किसका? एयर का, वाटर का, सेडिमेंट्स का और फूड का भी। अब हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। क्या होता है? Genetically modified food are derived from organism. Those genetic material DNA is modified using a modern biotechnological technique, gene technology, recombinant DNA technology and genetic engineering. मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से इसको समझाती हूँ, है ना? आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये एक टमाटो का प्लांट है ना? मानो इसमें टोमेटो है, लेकिन इस टोमेटो की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो टोमेटो है, ये 1 या 2 या 3 डेज के अंदर, हम इसको लिख लेते हैं, 2 डेज के अंदर जो है, जो इस टोमेटो की स्किन है, जो इस टोमेटो की स्किन है, वो बहुत पतली है, तो वो खराब होने लगता है ये टोमेटो 2 दिन के अंदर, है ना? लेकिन इसको तोड़ के ट्रांसपोर्टेशन में हमको टाइम लग रहा है कम से कम 5 दिन का। अब साइंटिस्ट ने सोचा, अगर ऐसा ही सिचुएशन रही तो हमारा जो टमाटो है वो तो ह्यूमन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कोई उसे कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, कोई उसे खा नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प ली। क्या ली उन्होंने? जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प ली। उन्होंने एक जीन पता लगाई, है ना? जीन पता लगाई, ये हमारी जीन है, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। ये जीन है, ये क्या करती है? ये ऐसी जीन है जो टमाटो की जो कवर है ना, ये जो स्किन होती है, उसको थोड़ा थिक करने में हेल्प करती है ना, इसको मोटा करने की हेल्प करती है। तब साइंटिस्ट ने क्या किया? ये जो जीन थी, उन्होंने क्या किया? इसको इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं आपको और मैं आपको बायोटेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में भी बताऊंगी कि कैसे करते हैं इसको। तो इन्होंने क्या किया? इस जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या फायदा हुआ इस चीज का? इसका फायदा ये हुआ कि अब जो इस प्लांट में टोमेटो आ रहे हैं, है ना, इस प्लांट में जो भी टोमेटो आ रहे हैं, वो ऐसी क्वालिटी के होंगे कि उन वो खराब नहीं होंगे, उनकी स्किन मोटी होगी और काफी दिन तक, है ना, वो खराब नहीं होंगे। ठीक है? समझ में आया? इन सब चीजों को हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएमओ प्लांट्स, इनको बोलते हैं जीएमओ प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, है ना? जीएमओ टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब मैं आपको बताती हूँ बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में कि हम इसको कैसे करते हैं। स्टेप पहला होता है आइडेंटिफाई ट्रेड। हम इसके लिए बीटी कॉटन का भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई अ ट्रेड ऑफ इंटरेस्ट। क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, एक ये प्लांट है, क्या होता है, इसकी जो स्टेम है वो बहुत मजबूत है, दूसरे की बहुत फ्रिजाइल है, लेकिन हमको इस वाले प्लांट की भी स्टेम स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हमने क्या किया? इस वाले प्लांट के अंदर जीन ढूंढी, है ना? तो हमने जो ट्रेड हमें चाहिए, जो क्वालिटी हमें चाहिए, उसके ऊपर हमने रिसर्च की सबसे पहले। ठीक है ना? रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं? सर्चिंग करते हैं। सर्च एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट देखते हैं, है ना? उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं कि हमें इस प्लांट में से ये चाहिए, हमें ये वाली जीन चाहिए, हम पूरा स्क्रीन करते हैं। स्टेप 2 क्या करते हैं? हम उसको आइसोलेट करते हैं। अब किसी का भी जो जीनोम होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी जीन्स होती है। अब मानो हमें इतना पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना पड़ेगा और इसको हमें निकालना पड़ेगा, इतना हिस्सा जीन का।
तो हम बेसिकली इसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक यूज करते हैं ना, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसको यूज करके हमने क्या किया, हमने करी आइसोलेशन, आइसोलेट द जेनेटिक ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने क्या किया बच्चों, हमने ये जो जेनेटिक ट्रेट्स थी, ये जो जीन थी, इसको आइसोलेट कर लिया होल जीनोम में से। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक से तो निकाल लिया, अब उसको हमें जिसमें हमें उसे पहुंचाना है उसमें उस जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऐसा प्लांट था जिसकी स्टेम वीक थी, हमें इसमें इंट्रोड्यूस कराना है उसको, अब हमें इसमें भेजना है। तो बहुत सारी टेक्निक होती है। बेसिकली आपको अगर अपनी नानी के घर जाना है तो आप कैसे जाओगे, या आपको कहीं जाना है तो आप कैसे जाओगे, आप एक व्हीकल यूज करोगे, है ना, जैसे कार यूज करते हैं, मोटरसाइकिल यूज करते हैं, स्कूटी यूज करते हैं। ऐसे ही जीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इस व्हीकल को हमने एक नाम दिया है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड ऐसे करके एक सर्कुलर डीएनए है ना, जो हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसको इतना यहां से कट करा, ठीक है, और अपना जो जीन था, हमें जो ये वाला जो जीन था इसमें करके चिपका दिया, है ना। और प्लाज्मिड की खासियत क्या होती है कि ये रेप्लिकेट करती है ना, ये कॉपीज बनाती है, रेप्लिकेट करती है। तो ये जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड थी, है ना, हमने इसको किसमें डाल दिया, अपने प्लांट में डाल दिया। किससे, गन होती है एक, है ना, जिसको हम बोलते हैं जीन गन। तो बहुत प्रेशर से ये किसी के जीनोम में अपना डालने के लिए, जो डीएनए है डालने के लिए, जीन डालने के लिए यूज होती है। तो जीन गन से, है ना, हमने क्या किया, जीन गन से हमने जो ये डीएनए था, है ना, जो हम मेटल कोट करके हम इसमें डाल देंगे। बहुत आप जब बारीकी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इतना याद रखना। प्लाज्मिड में हमने अपना जीन लगाया, चिपकाया, पेस्ट किया, यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट किया, फिर इसको अपने डिजायर उसमें डाल दिया। फिर ये जो प्लांट्स हैं, जो मतलब नए न्यू डीएनए बना, है ना, जो न्यू डीएनए बना, उसको हमने क्या किया, उसको हमने स्क्रीन करा, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हुए, हमने उनके ऊपर टेस्टिंग करी कि ये ठीक है या नहीं। फिर हमने बेसिकली क्या किया, फिर हमने ग्रो किया, ग्रोइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये होता है बेसिकली हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हम्म, पहले हम अपना आगे थोड़ा इसमें पढ़ते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। मोस्ट एग्जिस्टिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैज बीन डेवलप फॉर इंप्रूविंग यील्ड। क्यों किया जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो उनकी क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाए, है ना, क्रॉप को हम डिजीज से बचा सकें, उनकी जो टॉलरेंस है हर्बिसाइड से उससे बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक ही हमारा अच्छा वाला प्लांट ग्रो हो रहा है और उसके संग संग छोटे छोटे वीड ग्रो हो गए, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब हमें इन्हें हटाना है, लेकिन ये हमें चाहिए, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर वीड पे अलग अलग स्प्रे करें दूर दूर के, उतने में तो उन्हें खुद हटा लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो यूज होता है। देन, because of improved yield and relatability, GM food plays vital role in reduction of food prices. अब जीएम क्रॉप से क्या होता है, हम लोग बढ़ा सकते हैं यील्ड को, हम लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मानो जहाँ 1 किलो चीज पैदा हो रही थी, वहां 5 किलो होने लग गई। उससे क्या होगा, बेसिकली प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, देन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स होते हैं, फूड्स मैन्युफैक्चर बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज जीएम फूड। हमें क्या बोलते हैं, जीएम फूड बोलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं बहुत जीएम फूड के, फास्ट होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं, लो प्राइस के होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप जो है वो सक्सेसफुल है, उससे क्या होगा, प्राइस कम होंगी। टू अचीव डिजायर चेंज इन फ्यू जनरेशन, अगर हमें अब मैंने आपको टोमेटो के एग्जाम्पल बताया, टोमेटो पहले तो सड़ रहे थे, अब हमने ज्यादा से ज्यादा टोमेटो ऐसे कर दिए जो कि खराब नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, डिजायर चेंज ला दी है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। देन, इम्प्रूव द एग्रीकल्चर ईल्ड, क्वांटिटी बढ़ा देना, लेबर कम हो जाएगी, है ना, कॉस्ट इनपुट कम हो जाएगा। देन, प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द सॉइल, नो टिल फार्मिंग प्रैक्टिस, सॉइल को
फायदा मिलेगा, है ना? और और फॉर एग्जांपल हमने ऐसा एक प्लांट बनाया जिसको हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, इसको इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है। ये इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि प्लांट जो एनिमल है या कोई पेस्ट है उसको उसको खा ही नहीं सकता। तो उससे क्या होगा, हमारी इंसेक्टिसाइड की कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके की वजह से जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स यूज होते हैं। दे डिक्रीज द यूजेज एंड पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ये मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव इफेक्ट एनवायरमेंट और हेल्थ पे होते हैं। ठीक है। बेसिकली कभी कभी मॉडिफिकेशन करने में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो सकती है आजकल, लेकिन सक्सेसफुल ज्यादा है जीएम क्रॉप, है ना? and उसके नेगेटिव इफेक्ट इतने नहीं है जितने उसके पॉजिटिव इफेक्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। एक बहुत फेमस, आपने सुना होगा बीटी कॉटन। आपने बहुत सुना होगा बीटी कॉटन। तो एक समय की बात थी, क्या हुआ था, जो हमारा कॉटन प्लांट था, जो कॉटन प्लांट था, जो कॉटन होती है ना वो वाला प्लांट था, तो उसमें क्या होता था कि उसको इंसेक्ट्स वगैरह खा लेते थे, है ना? उसको कंज्यूम कर लेते थे, खा लेते थे। ठीक है, उसको खा लिया फॉर एग्जाम्पल। फिर जब हमें इसकी जरूरत पड़ती थी हमारे पास कॉटन होता ही नहीं था। तब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि ऐसा कुछ किया जाए कि कॉटन को हम बचा सकें। ठीक है। तो उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने बीटी टॉक्सिन यूज किया कि अगर कोई इंसेक्ट या पेस्ट खाएगा कॉटन को तो उसको वो मर जाएगा। राइट। क्या होता है ये बीटी टॉक्सिन, कहाँ से मिलता है? एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है बेसिलस। मैं लिखती हूँ यहाँ पे अच्छे से। क्या नाम है उसका? बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक जीन होती है, एक जीन है, वो क्या बनाती है, वो बीटी टॉक्सिन बनाती है। और ये बीटी टॉक्सिन कब बनता है? जब फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल एनिमल ने या कोई इंसेक्ट ने इसे खा लिया, है ना? और ये कॉटन उसके पेट तक, ये वो जो बैक्टीरिया है उसके पेट तक पहुंच गया, इंसेक्ट का मिडगट तक पहुंच गया, है ना? और उसको क्या मिला? एल्कलाइन कंडीशन मिली। तो ये बीटी जो टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और ये बीटी टॉक्सिन इतना जहरीला है कि उस एनिमल को, उस छोटे से इंसेक्ट को किल कर देता है, मार देता है। अब ये साइंटिस्ट को मैकेनिज्म पता थी कि ऐसे होता है। अगर बैसिलस thuringiensis को कोई छोटा एनिमल कंज्यूम करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। उन्होंने क्या किया कि ये जो बैसिलस thuringiensis में बीटी टॉक्सिन वाली जीन थी किसकी? बीटी टॉक्सिन वाली। उन्होंने क्या किया, इस जीन को कट करके इसको कॉटन के प्लांट के संग लगा दिया। कॉटन के प्लांट का जो जीन है उसके संग इन्हें लगा दिया। अब ये बीटी कॉटन ऐसी, उन्होंने फिर उसकी टेस्टिंग करी, सब कुछ पता लगाया। और उन्होंने देखा कि अब ये नई तरह की कॉटन ऐसी है, अगर इसको थोड़ा सा भी किसी ने खाया तो उसकी डेथ हो जाती है। तो आगे का जो कंटामिनेशन है वो बच जाता है। अब मानो ये हमारी कॉटन है ना? इसमें ऐसे चार थे, थोड़ा सा इसको खा लिया, वो मर गया, तो आगे के प्लांट तो बच गई ना? समझ में आया? बीटी टॉक्सिन की वजह से एनिमल और स्मॉल पेस्ट की डेथ हो रही है। तो इससे क्या किया, ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी एक्ट था जिससे हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन है ना, कॉटन प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ी इंक्रीज हुई। और क्योंकि हम कॉटन को खाते नहीं है तो हमारे लिए कोई टॉक्सिसिटी की बात नहीं है। ठीक है। और जब ये हार्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छे से क्लीन करके हार्वेस्ट करके हम कॉटन पहन सकते हैं। राइट। तो सोचो कितना दिमाग लगाया उन्होंने, बीटी टॉक्सिन यूज करके ये नई कॉटन बनाई जिसको हम बीटी कॉटन कहते हैं। आपको बीटी ब्रिंजल भी मिलेंगे, बीटी ब्रिंजल, है ना? ये भी सब इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड है ना? थोड़ा सा उनको बस उनको डीएक्टिवेट करा जाता है जैसे वो ह्यूमन के लिए सेफ हो जाए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? डाइटरी एंड फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्थ एंड एजुकेशनरी एक्ट था जो 1994 में आया था। उन्होंने बताया कि डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं
as product intended to supplement the diet and enhance the health. डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसे सप्लीमेंट्स मतलब क्या, जो हम अलग से चीज लेते हैं, है ना, और वो हम उन्हें क्यों लेते हैं, जिससे हमारी हेल्थ जो हो वो इंक्रीज हो, हेल्थ जो हो हमारी बढ़िया हो जाए। दीज सप्लीमेंट्स इंक्लूड वाइटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, है ना, अदर बॉटनिकल आइटम्स। ये सब चीजें किस में होती हैं, मैंने शायद फोटोग्राफ लगाया था, नहीं, बेसिकली रह गया। ये सब चीज किस में होती है, हमारी ये सब चीज हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स में इंक्लूड होती है। क्लियर, समझ में आया? देन डाइटरी सप्लीमेंट्स आर मार्केट एज टैबलेट की फॉर्म में मिलते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में मिलते हैं, सॉफ्ट जेल, जेल कैप, पाउडर, लिक्विड। आपने आजकल सुना होगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लोग बहुत लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हें लगता है कि वेजिटेरियन डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है, तो ये बाहर से प्रोटीन लेते हैं, वो पाउडर की फॉर्म में, वे प्रोटीन की फॉर्म में। तो वो भी क्या है, वो भी एक फूड सप्लीमेंट है। तो ये जो हमारा सप्लीमेंट है ना, ये 3 तरीके का होता है। हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 तरीके का है। कैसे-कैसे? क्या-क्या? ये हमारा नेचुरल है। These supplements are extracted from plant, animal tissue and inorganic material like sea water and rocks. ठीक है? इनको कहाँ से, नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड देन चेंज केमिकली। नेचुरल सोर्स से निकाला, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा, चेंज किया और तब उनको यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, वे प्रोटीन निकाला मिल्क से, फिर उसके अंदर कुछ केमिकल्स या कुछ और वाइटामिन ऐड करे, तो वो क्या होगा, सेमी सिंथेटिक। देन सिंथेटिक, दी सप्लीमेंट्स आर आर्टिफिशियल मेथड से बनाए जाते हैं, केमिकली ये मेथड से बनाए जाते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रोटीन, ये बेसिकली सप्लीमेंट्स के? दे रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्वॉल्विंग क्रोनिक एज डिजीजेस, है ना। अगर इंसान की बॉडी हेल्थी होगी तो कैंसर, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस और टाइप 2 डायबिटीज से वो बचा रहेगा। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, और ये लेडीज में आपको बहुत देखने को मिलेगी, एक एज के बाद उनकी वीक जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लें और उसके संग वाइटामिन डी लें, जिससे उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग रहे। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में, हेल्थ को इम्प्रूव करने में डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज होते हैं। टू क्योर एंड रिड्यूस द सिम्टम ऑफ नॉन डेफिशिएंसी डिजीज। ऐसी कोई बीमारी है जो कि किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों को क्वेश्योरकर और मेरिस्मस डिजीज हो रही है, तो उसको बचाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन एंड अर्थराइटिस, to facilitate the intake of during periods to for increase the condition of pregnancy। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में जो डाइटिशियन होते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बहुत सारे पाउडर, शेक, गोली, आयरन की गोली, ये सब कुछ चीजें देते हैं, राइट। सो दैट इज जिससे उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए, जो बेबी है वो भी अच्छा पैदा हो, स्वस्थ पैदा हो। ठीक है, और बेसिकली ये एथलीट्स की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स है ज्यादातर उन लोगों के लिए यूज होते हैं जिनकी जो डाइट है ना, पुअर है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, नर्सिंग वुमेन है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, यंग चिल्ड्रन है, जिनको नहीं मिल पा रहा है, पर्टिकुलर वेजिटेरियंस हैं जो कि मीट नहीं खाते हैं और उनको मानो कुछ चीज कम मिल रही है ना। आजकल तो हर चीज के वो हैं, वेजिटेरियंस हैं, स्मोकर हैं, हैवी ड्रिंकर हैं, एल्डरली पीपल हैं जो बड़े बूढ़े लोग हैं, है ना, वुमेन जिनका बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना, ऐसे लोगों को हेल्प करने में ये मतलब ऐसे लोगों के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, क्रोनिक डिजीज का रुकता है, जो एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इसके फायदे हैं फॉर यूजिंग सप्लीमेंट्स, राइट, डाइटरी सप्लीमेंट्स। क्लियर है? अब देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब तो टाइम नहीं बचा, अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्ट करेंगे, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद ये तो हमारा छोटा सा बचा है, उसके बाद एक और बचा है हमारा फूड ड्रग इंटरेक्शन। इसमें है नहीं है लेकिन मैं पढ़ाऊंगी, है ना, कि फूड ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, राइट। एक वो टॉपिक भी आपको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारे दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, न्यूरास्यूटिकल्स और फूड ड्रग इंटरेक्शन।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे खत्म कर लेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रिवाइज करना, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं। हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में पढ़ा, और डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट? सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।